तो हमने मिक्सचर पे काम करना देख लिया अच्छे से। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस रूल जो कि स्टोइकियोमेट्री में होता है, नाम है उसका पीओएसी रूल, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो ये कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, ये सिंपली रूल तो तुमको ही पता है। पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट का जितना मोल होगा, चाहे जितना एटम होगा, प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। और इनफैक्ट तुम जो बैलेंसिंग करते हो, रिएक्शन को जो तुम बैलेंस करते हो, वो इसी बेसिस पे तो करते हो कि रिएक्टेंट में जितना एटम है, प्रोडक्ट में उतना एटम, दोनों को हम इक्वल करने का प्रयास करते हैं। तो रिएक्शन का जो बैलेंसिंग है वो भी पीओएसी का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो हेडिंग दो पीओएसी रूल, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब समझो इसको। मान लो कि हम लोग Fe3O4 को ले लिए और इसका रिएक्शन कार्बन से करा के हम इसका रिडक्शन करा दिए हैं, तो प्रोडक्ट आ गया FeO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। ठीक है, अब एक बात देखो, सपोज करो तुम्हें Fe3O4 का मास दिया हुआ है और बोल रहा है कि FeO का मास बताओ। तो पहले हम क्या करते थे, पूरा रिएक्शन बैलेंस करके। अब हम एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जिसमें तुमको पूरा रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट में जितना आयरन का एटम है, प्रोडक्ट में भी उतना ही आयरन का एटम होगा? और अगर दोनों साइड आयरन का एटम सेम है तो आयरन का मोल भी हमारा सेम होगा। और आयरन का अगर मोल सेम है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ Fe इन Fe3O4। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जो भी Fe है वो तो इसी में है। तो इस मॉलिक्यूल में जितना आयरन का मोल होगा, क्या हम कमेंट कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में भी उतना ही आयरन का मोल होगा? तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आयरन इन FeO। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो कि Fe3O4 हमारा Y मोल है, सॉरी X मोल है, और FeO Y मोल है। ठीक है, तो जो हमने पहले पढ़ लिया उसके हिसाब से बताओ, अगर Fe3O4 का X मोल है तो आयरन का कितना मोल होगा? 3x मोल होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 आयरन है। सोचो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में आयरन का 3 एटम, तो एक मोल में 3 मोल आयरन होगा, तो x मोल में कितना होगा? हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स मोल Fe3O4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां आ जाइए। अब देखो, तो y मोल FeO है, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही आयरन है, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू मोल्स ऑफ Fe, मोल्स ऑफ FeO। FeO के मोल में 1 से गुणा करोगे तो FeO में आयरन का मोल आ गया। Fe3O4 के मोल में 3 से गुणा किए तो हमारा Fe3O4 में आयरन का मोल आ गया। ठीक है, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इसी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ FeO। यही कहलाता है हमारा पीओएसी। अब इसको तुरंत में लिखने का तरीका क्या है? तुम किस पे पीओएसी लगा रहे हो? देखो, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, और पीओएसी एट आयरन, आयरन पे तुम पीओएसी लगा रहे हो, तो इसमें जितना आयरन होगा उतना ही आयरन इसमें होगा। तो बता, इसमें आयरन का कोफिशिएंट कितना है, नंबर कितना है? 3। तो लिखो 3 इंटू, और 3 किस में है? Fe3O4 में, तो लिखोगे 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4 इज इक्वल टू, बता इसमें आयरन कितना है? तो 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू मोल्स ऑफ FeO। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, चलो और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। देखो, मान लो बच्चे, तुमको दिया हुआ है Fe3O4 प्लस साथ में कोई कंपाउंड दे दिया, और प्रोडक्ट में दे रहा है Fe2O3 और साथ में कोई कंपाउंड दे दिया। ठीक है, और हमको ये पता है कि जो भी रिएक्टेंट साइड में आयरन है वो इसी में है। यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें आयरन मौजूद नहीं है, Fe नॉट प्रेजेंट, है ना, इसमें आयरन नहीं है। पीओएसी तभी लगा पाओगे जब तुमको ये पता रहे कि हमारा एटम कहाँ कहाँ पे है। क्योंकि तुम खुद कॉमन सेंस से सोचो, अगर यहाँ पे आयरन हुआ, इस कंपाउंड में अगर आयरन हुआ, तो हमें उस आयरन को भी तो कंजर्व कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इस कंपाउंड में आयरन नहीं है, यहाँ भी जो कंपाउंड है यहाँ भी आयरन मौजूद नहीं है। कहने का मतलब इस रिएक्शन में जो भी आयरन है
वो या तो इस मॉलिक्यूल में है, नहीं तो इस मॉलिक्यूल में है। ठीक है, तो एक बात बता, डायरेक्ट बता, POAC कैसे लगाएंगे? POAC एट आयरन, तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3। ये तरीका होगा। ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, तो एक काम करो, पहले जो हम बैलेंस करके सीखते थे जरा उसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो तो Fe3O4 है ना प्लस कोई कंपाउंड है बराबर Fe2O3 प्लस कोई कंपाउंड है। अब अगर आयरन केवल इन्हीं दोनों में है तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं दोनों से आयरन बैलेंस होगा, तो इन दोनों के बेसिस पे आयरन को बैलेंस कर दो। ये भी एक तरीका होता है POAC का। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 से गुना हो गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 से गुना हो गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। लेकिन फिर से बोल रहा है ये करेक्ट तभी है जब इस कंपाउंड को छोड़कर इधर आयरन नहीं मौजूद हो, इधर भी आयरन मौजूद नहीं हो। जो भी प्रोडक्ट का आयरन है वो सारा का सारा Fe2O3 में है, और जो भी रिएक्टेंट का आयरन है वो सारा का सारा Fe3O4 में है। ठीक है, तो एक बात बता, अगर मान लो ये x मोल है तो हमारे पुराने वाले नॉलेज से ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू कितना? इंटू हो जाएगा x मोल। कहने का मतलब देखो तो मोल्स ऑफ Fe2O3 बराबर क्या आ गया? 3/2 इंटू x मोल आया, और x किसका मोल था? Fe3O4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4। अब एक काम करो, 2 को लेफ्ट साइड में भेज दो, तो लेफ्ट साइड में 2 आएगा तो आ जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3 बराबर कितना? 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4। देखो तो सेम चीज आ गया, ये वाला इक्वेशन सेम है क्या? 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4, 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3, 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3। करने का मतलब बैलेंस करके भी करोगे तो वही आएगा, और बिना बैलेंस किए करोगे POAC से तो भी हमारा वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पॉज करो, नोट करो और प्रैक्टिस करते हैं। बढ़ रहा है आगे। ठीक है, देखो मान लो दे दिया Na2SO4 और तुमको बोल रहा है कि इसका सपोज करो 100 ग्राम दिया हुआ है, और बोला है कि इसका रिएक्शन हम किसी कंपाउंड से करा दिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आ गया सोडियम क्लोराइड और साथ में कोई कंपाउंड आया, तो बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का वेट क्या होगा अगर सोडियम सारा का सारा कंजर्व हो गया है NaCl में। ठीक है, इफ ऑल सोडियम ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट ओनली इन NaCl, केवल प्रोडक्ट में है, तभी POAC लगेगा, है ना। तो बताओ क्या लिखा? अभी हम लोग क्या सीखे? हम POAC लगा रहे हैं Na2SO4 और NaCl में सोडियम पे। POAC एट सोडियम कैसे लगाएंगे? सोडियम में कितना है? 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू, यहाँ सोडियम कितना है? 1, तो लिखेंगे 1 इंटू, देख लो कितना आसान है ना, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा ना ही हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि साथ में कौन रिएक्शन कर रहा है, इससे ही फर्क नहीं पड़ता, हमारा डायरेक्ट ही हो गया। अब क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल्स Na2SO4 का, तो Na2SO4 का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 बाई मोलर मास करेंगे। ठीक है, तो SO4 हो गया 96 और ये हो गया 46, 142 से डिवाइड कर दिए मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू 1 इंटू सोडियम क्लोराइड का मास कितना है? W डिवाइडेड बाई मोलर मास। सोडियम क्लोराइड का होता है 58.5 मोलर मास। इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ से आपका W निकल के चला आएगा। ठीक है बच्चों, आइडिया लग गया। अब तुम बोलोगे कि मान लो प्रोडक्ट में दो ऐसा कंपाउंड हो जिसमें सोडियम हो, ऐसा बोल दिया कि प्रोडक्ट में 2 ऐसा कंपाउंड है जिसमें सोडियम है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो देख लो उसको भी हाइपोथेटिकली, फिर से हम एक रिएक्शन ले रहे हैं। मान लो Na2SO4 है और वो किसी कंपाउंड से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके बनाया, एक तो हमारा बना दिया है ना, और Na2 मतलब थोड़ा और गंदा कर देते हैं, मान लो Na3PO4 ले लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा रिएक्शन एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है ना, और बोल रहा है कि यही रिएक्शन है और इस कंपाउंड में सोडियम मौजूद नहीं है, जो भी सोडियम है सारा तुमको बोर्ड पे दिख रहा है। तो बताओ सोडियम पे POAC कैसे लगेगा? तो एक बात बताओ,
POAC एट सोडियम, क्या लिखेंगे हम, सोडियम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या, सोडियम इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में कितना सोडियम लिखोगे, 2 इंटू 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, इसमें और इसमें दोनों का सोडियम ऐड करना होगा, तो इसमें कितना सोडियम है, 3 इंटू मोल्स ऑफ Na3PO4 जोड़, इसमें कितना है 1 इंटू मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, इन तीनों के मोल में से किसी दो का मोल पता होगा तो आप तीसरे का मोल आराम से निकाल लोगे। तो यही बच्चों POAC का मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसी का छोटा मोटा और कॉन्सेप्ट होता है, देखो क्या होता है। मान लो ऐसे दे दिया तुमको, सपोज करो दिया कि हमारे पास जैसे आयरन का कोई ओर है, मान लो कि तुम्हारे पास हेमाटाइट एक ओर होता है जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, और Fe2O3 का तुम रिएक्शन कराए A नाम के किसी कंपाउंड से, B मिल गया, B का रिएक्शन कराए C से तो D मिल गया, B का रिएक्शन कराए E से F मिला, G मिला, H मिला, ऐसा मिलते मिलते लास्ट में मान लो तुमको FeC2O4 मिल गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, और बोल रहा है कि जितना भी आयरन है वो कंजर्व है। कहने का मतलब जितना आयरन Fe2O3 में है उतना ही A में था, फिर B में है, फिर C में है, फिर D, E, कहीं भी आयरन का लॉस नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि B के साथ कोई और मॉलिक्यूल बना जिसमें आयरन है और वो बाहर निकल गया, ऐसा नहीं हुआ है। आयरन तुम्हारा अगर कंजर्व है तभी तुम POAC लगाओगे, हम बताए हैं कि कंजर्व रहने पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, POAC एट आयरन। तो तुम बोलोगे कि सर ये पता ही नहीं है बीच में कौन कौन है, तो ये तो सीक्वेंशियल हो गया, पहले इससे ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। तो हम बोलेंगे कि ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आयरन कंजर्व है तो तुमको सीक्वेंशियल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो POAC लगा सकते हो। कैसे, पहले वाले में जितना आयरन होगा एग्जैक्ट उतना ही आयरन लास्ट वाले में भी होगा, तो हम सीधे आयरन पे POAC लगा सकते हैं, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ FeC2O4, खत्म हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा POAC। नोट कर लो, कमांड हो गया अच्छे से, है ना। इसके पहले वाला अगर नोट करना था, नोट नहीं किया हो तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर इसके पीछे वाला दिखा देंगे कौन सा था, है ना। ये है पीछे वाला, पॉज करके नोट करना है तो इसको भी नोट कर लो। इसका नेक्स्ट करते हैं, है ना, ये है हमारा नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो नोट करो, फिर आगे न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। देखो बच्चों, पढ़ो ये सवाल। तो बोल रहा है 8 ग्राम सल्फर दे दिया और ये 8 ग्राम है। इसको जलाया गया SO2 बनाने के लिए, यानी सल्फर से बन गया SO2, विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन टू सल्फेट। इसको क्लोरीन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज करा के सल्फेट बनाया SO4 2-। ठीक है, सल्फेट आयन का फॉर्मूला ये होता है SO4 2-। लेकिन तुम तुरंत अभी रियलाइज करने वाले हो कि हमें ये सब फॉर्मूला पता हो चाहे नहीं पता हो, चाहे रिएक्शन पता हो चाहे नहीं पता हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये POAC से हो जाएगा। सल्फेट बन गया, फिर बोल रहा है कि सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया गया BaCl2 से, करा दो BaCl2 से, तो बन गया BaSO4। ये हमारा रिएक्शन है। तो बोल रहा है कि BaSO4 का बताइए कितना मोल आएगा। तो एक बात बता, जो भी सल्फर यहाँ पे होगा वो सल्फर कंजर्व होता जा रहा है, सारा सल्फर SO2 में, वही सारा सल्फेट में, वही सारा BaSO4 में। तो बीच में क्या हो रहा है इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम चाहते तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते कि सल्फर है, उससे कुछ कुछ बना और सबसे लास्ट में बन गया BaSO4। ठीक है, अब यहाँ से करने का दो तरीका, यहाँ से POAC लगाने का दो तरीका, या तो पहले वाले और लास्ट वाले को सल्फर के बेसिस पे बैलेंस करके, जो हम पिछले क्लास में निकालते थे रेशियो से, उससे निकाल लो, और नहीं तो POAC से निकाल लो। ठीक है, तो दोनों तरीके से दिखाते हैं। मान लो ये 8 ग्राम है, तो पहले हम रिएक्शन से कर रहे हैं, तो सल्फर पहले दोनों में बैलेंस करो, तो यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, पहले से बैलेंस्ड है। अगर ये 8 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, 8/32 इज इक्वल टू 0.25 मोल होगा। तो BaSO4 का मोल कितना आएगा, कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई सल्फर का कोफिशिएंट 1 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 0.25 मोल आ गया। खत्म हो गया बच्चों। लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं POAC से करना है ना, तो लगा दो POAC एट सल्फर। तो सल्फर में POAC लगाओगे तो यहाँ कितना है, हम लिखेंगे 1 इंटू
मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, यहां भी सल्फर 1 है तो लिखा जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट बस 1 इंटू सल्फर का मोल कितना 8/32 बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट, और ये सॉल्व करोगे तो 1/4 यानी 0.25 मोल आ गया। खत्म हो गया। ऐसे भी दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्या सीखे? रिएक्शन को लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस शुरू वाला और लास्ट वाला, बशर्ते कि तुमको पता हो कि कौन सा एलिमेंट दोनों में कंजर्व है। यहाँ पे कंजर्व कौन सा है? सल्फर हमारा कंजर्व है। ठीक है, ऑक्सीजन पे नहीं लगा सकते क्योंकि शुरू में ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन तो बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज जब किए होगे तो O2 से रिएक्शन कराए होगे तब जाकर SO2 आया होगा, और ऑक्सीजन का तुमको मात्रा भी नहीं पता तो हम O पे नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमने O को बैलेंस करने का प्रयास नहीं किया, प्रयास करते भी तो बैलेंस वो नहीं हो पाता। ठीक है, नोट कर लो। चलो ये पढ़ो तो बच्चों, देखो इतना खतरनाक सवाल दिख रहा है, देखना कितना आराम से हो जाएगा। बोल रहा है इन ए डिटर्मिनेशन ऑफ फास्फोरस एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na_H2PO4 इज ट्रीटेड विथ, है ना, कह रहा Na_H2PO4 इज ट्रीटेड विथ ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन। देख रहे हो, रिएक्शन क्लियर भी नहीं किया है। इसका ट्रीटमेंट कराया एल्युमिनियम और, है ना, सॉरी, अमोनियम और मैग्नीशियम आयन के मिक्सचर से, और ऐसा कराया तो प्रेसिपिटेट कर गया। क्या प्रेसिपिटेट कर गया? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो डायरेक्ट हम इसी को लिख रहे हैं प्रोडक्ट में MgNH4PO4। किससे रिएक्शन किया हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फास्फोरस जो है वो कंजर्व होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के डिटर्मिनेशन पे काम कर रहा है, तो तुम फास्फोरस को कंजर्व करोगे। देखो इसका एग्जांपल दिखाते हैं हम। मान लो कि तुम कैसे हीरा लेकर आए, डायमंड, और तुमको डायमंड को पहुंचाना है, यहाँ घर पे अपने पहुंचाना है, और तुम हो मान लो फॉरेन में। ठीक है, तो तुम उसको किसी तरह से ला रहे हो, तो तुम कैसे भी लाओगे, तुम डायमंड को कैसे भी लाओगे, बड़ा बकेट में रखोगे, छोटा बकेट में रखोगे, कहीं छिपाओगे, है ना, फिर उसको कहीं पे प्यूरिफाई करोगे। हो सकता है तुम उसके ऊपर मिट्टी का परत चढ़ा दिए, चाहे भी सिरामिक का परत चढ़ा दिए छिपाने के लिए, फिर उसको लेकर आए। तो ऐसा थोड़ा है कि जब तुम उसको धोओगे तो तुम उसमें एक दो जो डायमंड है उसको तुम खोदोगे ना। तुम्हारा मेन मकसद क्या है? डायमंड को लेकर आना। तो जितना डायमंड तुम्हारे पास शुरुआत में होगा वही डायमंड तुम्हारे पास एंड तक रहना चाहिए, और बीच में जो जो कंपाउंड आया वो कंपाउंड रहे चाहे ना रहे, कंजर्व रहे चाहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम बोलोगे कि मास तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो फिर कंजर्व नहीं कैसे रहेगा? तो कंजर्व रहता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि तुम मान लो डायमंड को सिरामिक से पूरा प्लास्टर कर दिए और एक शहर से दूसरे शहर में ले गए। दूसरे शहर में सारा प्लास्टर तुम तोड़ोगे, उसको तुम तोड़ दिए और उसको तुम बहा दिए, तो जितना तुम प्लास्टर किए थे उतना ही तुम तोड़ोगे, लेकिन उसको तुम कैरी नहीं कर रहे हो, उसको तुम वहीं पे छोड़ दिए, है ना, वहीं छोड़ दिए। आगे ले गए तुम डायमंड को, आगे डायमंड को ले गए, 30 डायमंड था, अगले शहर में भी 30 रहेगा, उसके अगले में भी 30 रहेगा, उसके अगले में भी 30 रहेगा। वो किससे रिएक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लो लोहे की खान है, तो लोहे की खान से हम लोहा निकालें, तो अगर बिल्कुल आइडियल दुनिया है, हमारा सारा एक्सपेरिमेंट अगर आइडियल है, तो हम चाहेंगे कि अगर आयरन जितना निकला है, तो आयरन निकलेगा तो साथ में मिट्टी होगा, कोई दूसरा मेटल होगा, कार्बन होगा, बहुत सारा गंदगी होगा, तो सारा गंदगी हम साफ करेंगे। लेकिन गंदगी साफ करने के क्रम में क्या आयरन को भी हम बहा देंगे? तो ना, हम आयरन पे ध्यान रखेंगे। मिट्टी हमारा भले ही बह जाए, कॉपर उसमें है, उसको भी हम साइड कर देंगे, लेकिन हमारे आयरन का लॉस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जितना खान में आयरन निकला, एक फैक्ट्री में गया, दूसरे फैक्ट्री में गया, ट्रक से लोड होकर किसी तीसरे जगह पे गया, और लास्ट में जब आयरन को तुम प्यूरिफाई कर लिए मार्केट में भेजने के लिए, तो वो आयरन जो तुम्हारे पास आएगा वो एग्जैक्ट उतना ही रहना चाहिए जितना खान से निकले हुए ओर में मौजूद था। यानी कि खान से जो ओर निकला था उसमें जितना आयरन का मास है, लास्ट में जो प्रोडक्ट आया तुम्हारे पास उतना ही आयरन रहना चाहिए। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं POAC, चाहे कंजर्व करना किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को, उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो देखो या फास्फोरस पे काम कर रहा है, यानी कि फास्फोरस को सब में कंजर्व रखेगा। तो कोई बच्चा मान लो हाइड्रोजन के बेसिस पे बैलेंस कर दिया, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, वो बोला कि सर यहाँ 2 लगाते हैं, तो उसका तो यही गलत हो जाएगा। हो सकता है कि ये कंपाउंड O2 से जब रिएक्शन किया होगा तो हो सकता है पानी बना के निकल गया होगा, मे भी तुम इसका O2 से रिएक्शन करा दिए, और O2 से रिएक्शन करा दिए तो साथ में H2O भी बन गया, तो हम इस H2O को तो लिखे नहीं है, तो तुम हाइड्रोजन को इन दोनों के बेसिस पे कंजर्व नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमारा कंजर्व नहीं है।
जिसकी बात करेगा हम उसी को कंजर्व कराएंगे, अलग से हम दिमाग नहीं लगाएंगे। क्योंकि हो सकता है, देखो हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है, तो तुम हाइड्रोजन पे अगर पीओएसी लगाते तो तुमको इन दोनों को इंक्लूड करना रहता, लेकिन ये तो तुमको दिया ही नहीं था, तो तुम इसको इंक्लूड कहाँ से करते हैं? बात आ रही है समझ में? तो जिसके बारे में बात करेगा, जिसको कंजर्व करने की बात करेगा, हम उसी को कंजर्व करते हैं, दूसरों को कंजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, चलो तो वापस सवाल में आ जाते हैं, है ना। तो ये यहां तक हमारा हो गया और बोल रहा है ये बन गया MgNH4PO4 6H2, है ना, .6H2 हो गया साथ में, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बोल रहा है कि जब इसको गर्म किया गया, इसको भी आगे गर्म कर दिया, कहने का मतलब इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये डिकम्पोज करके देखता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, यानी क्या मिल गया लास्ट में Mg2P2O7, ठीक है, विच इज वेड, उसको तौला गया। आगे बोल रहा है कि ए सोल्यूशन ऑफ NaH2PO4 yielded 1.054 ग्राम ऑफ Mg2P2O7, कुछ लिया गया ये और उससे हमें Mg2P2O7 मिल गया 1.054 ग्राम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वेट ऑफ NaH2PO4 वाज प्रेजेंट ओरिजिनली, इसका वजन पूछ रहा है। अगर ये मान लो W ग्राम है तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, POAC लगा देंगे, किस पे लगा देंगे, फास्फोरस से, POAC एट फास्फोरस, और क्या लिखोगे, यहाँ पे एक फास्फोरस है तो हम लिखेंगे 1 × मोल्स ऑफ, जैसे जैसे हमें ये अच्छे से समझ में आने लगेगा हम इसको नहीं लिख के डायरेक्ट मास बटा मोलर मास लिखने लगेंगे, है ना, ताकि हमारा स्टेप बचे। इज इक्वल टू, सीधे हम इस पे लगा रहे हैं, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ दो फास्फोरस है तो लिखेंगे 2 × मोल्स ऑफ Mg2P2O7। देखो बच्चों, लास्ट वाले में भी ऑक्सीजन है, फर्स्ट वाले में भी ऑक्सीजन है, फिर भी हम ऑक्सीजन पे POAC नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिटरमाइन कर रहा है फास्फोरस को, तो ये रिएक्शन जो है, चेंज जो है, इसमें ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है कि ऑक्सीजन का लॉस कहीं हो रहा हो, तुम ऑक्सीजन पे लगा दोगे तुम्हारा गलत हो जाएगा। हो सकता है कि इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बना हो और उसमें भी ऑक्सीजन हो, तो वो ऑक्सीजन तो चला गया, और ये वाला कंपाउंड इधर दिया तो सारा ऑक्सीजन तो इसमें आएगा नहीं, कम आएगा, तो हम ऑक्सीजन पे नहीं लगाएंगे, जिसकी बात करेगा उसी पे लगाएंगे। बात किसकी कर रहा है, फास्फोरस की, तो हम फास्फोरस पे लगाएंगे। ठीक है, आगे बताओ क्या होगा, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaH2PO4 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × Mg2P2O7 का मास कितना है 1.054 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास 222। ठीक है, तो ये सॉल्व करके मोल आ गया NaH2PO4 का और मोल से मास आ जाएगा, मास निकालोगे तो इतना आना चाहिए 1.14 ग्राम। ठीक है, हो गया है POAC से। अब तुम बोलोगे कि ना POAC से मत बताइए, सीधे बैलेंस करके बताइए। तो चलो बैलेंस करते हैं, बताओ कौन कंजर्व है, तो तुम बोलोगे फास्फोरस कंजर्व है, तो लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में फास्फोरस को बैलेंस कर दो। तो देखो तो यहाँ पे 2 फास्फोरस है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से मोल कितना आ जाएगा 1.054 डिवाइडेड बाई 222 मोल आ जाएगा। अब इसे डायरेक्ट इसको निकाल लो, ये कितना आएगा 2/1 × 1.054 डिवाइडेड बाई 222 मोल, और इसको 120 से गुना कर दोगे तो तुम्हारा मास निकल के चला आएगा। इसका मोलर मास 120 होता है। ठीक है, देखो तो जो मोल यहाँ आया वही मोल यहाँ भी आया है। हो गया खत्म, नोट कर लो, बढ़ेंगे आगे। चलो बच्चों ये पढ़ो, तो इसमें कह रहा है अ पीस ऑफ प्लम्बर्स शोल्डर, कोई कंपाउंड होता है, वेइंग 3 ग्राम, 3 ग्राम है, कह रहा है प्लम्बर शोल्डर है जिसका वजन है 3 ग्राम। ठीक है, इसको डिसॉल्व किया नाइट्रिक एसिड में, उसके बाद ट्रीट कराया डाइल्यूट H2SO4 से, और यहाँ से प्रेसिपिटेट होकर हमको लेड जो है, लेड, इसमें जितना भी लेड है Pb, वो PbSO4 के फॉर्म में मिल गया। कहने का मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखोगे PbSO4, और सवाल खुद बोल रहा है कि सारा लेड PbSO4 में प्रेसिपिटेट कर गया, तो हम POAC PbSO4 पे लगा देंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, लास्ट में बोल रहा है, सबसे लास्ट में, कि व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ शोल्डर, और जो ऑप्शन दिया है वो PB और SN के टर्म में दिया है। तो ये बहुत ही आसान सवाल हो गया। PbSO4 आपको कितना मिला है, PbSO4 मिल गया 2.93 ग्राम, लिख दो यहाँ पे 2.93 ग्राम। तो लग तो रहा है POAC, लेकिन कुछ ऐसे लग रहा है जो तुम्हारा पहले से पढ़ा हुआ है। किस प्रकार से कह रहा है कि इस प्लम्बर शोल्डर में कितना PB होगा, तो एक बात बता, जितना PbSO4 में PB होगा एग्जैक्ट उतना ही होगा, और इस PbSO4 में PB कितना होगा, वेट ऑफ PB बराबर, तो वो तो तुमको डायरेक्ट निकालना सिखा दिए हैं 3-4 क्लास पहले ही। PB कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का मास कैसे निकालते हैं, उसका नंबर इंटू उसका एटॉमिक मास बाई मॉलिक्यूलर मास
इंटू 100 करते थे परसेंटेज के लिए, और अगर उसका मास निकालना हो, और उसका अगर मास निकालना हो तो जितना मास दिया हुआ है उससे गुना करते थे। तो क्या करेंगे हम, वेट ऑफ पीवी बराबर, पीवी कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पीवी, पीवी का एटॉमिक मास दिया है 207.2 डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास, किसका मॉलिकुलर मास, PbSO4 का, ये कितना आ जाएगा 207.2 प्लस SO4 का जोड़ोगे तो आ जाएगा 96 के बराबर, इंटू कितने में निकालना है 2.93 में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.93 ग्राम से। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 ग्राम के बराबर। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं POAC से बताइए, कोई बात नहीं, POAC से बता दो। तो PbSO4 से मान लो PB बना दिए, और PB पे POAC लगा दो, है ना, POAC एट PB, सही है। तो अगर PB पे POAC लगाओगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू PbSO4 का मोल इज इक्वल टू 1 इंटू PB का मोल, यही लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1 इंटू PbSO4 का मोल, तो PbSO4 का मोल क्या आएगा, मास बाई मोलर मास, तो 2.93 डिवाइडेड बाई मोलर मास ये रहा, ऐड करके लिख देते हैं 303.6, ठीक है। LHS हो गया इज इक्वल टू PB 1 इंटू मोल्स ऑफ PB, तो मोल्स ऑफ PB बराबर क्या, मास बाई मोलर मास, तो लिख देंगे W बाई, और इसका मोलर मास है 207 है ना 2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो नोटिस करो सेम वही एक्सप्रेशन आ गया, 207.2 में 2.93 से मल्टीप्लाई हो गया, देखो मल्टीप्लाइड है, और नीचे है मोलर मास, नीचे है मोलर मास, यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 2 ग्राम आ जाएगा। तो देखो बच्चों 2 ग्राम इस PbSO4 में 2 ग्राम आया, यानी कि हमारे प्लम्बर शोल्डर में भी 2 ग्राम होगा PB। तो हमसे कह रहा है एक और ऑप्शन में कि PB का परसेंटेज भी पूछ रहा है प्लम्बर शोल्डर में, इसमें नहीं परसेंटेज पूछ रहा है। अगर इसमें परसेंटेज पूछता तो हम यही 100 से गुना कर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछ रहा परसेंटेज, हमसे पूछ रहा है कि इस प्लम्बर शोल्डर में कितना होगा। तो PB आपका कितना आ गया बच्चों, 2 ग्राम आया, और ये 2 ग्राम PB जो है इस प्लम्बर शोल्डर में भी होगा, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ PB प्रेजेंट इन प्लम्बर शोल्डर बराबर, तो क्या लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ PB, तो PB का मास कितना 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना दिया है 3 ग्राम इंटू 100 बराबर आ गया 66.67, हो गया खत्म। लेकिन इसमें एक SN भी है, तो SN कितना होगा, तो आप ऐसे मत करना कि सर ये 3 ग्राम है उसमें 2 ग्राम PB है तो रेस्ट हमारा 1 ग्राम होगा SN, ऐसे मत करना। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इसमें PB हो SN हो और साथ में कोई इम्प्योरिटी भी हो। इत्तेफाक से इस सवाल में इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो गलत हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये इतना पहले नोट करो, फिर हम SN पे काम करके निकालते हैं। बिल्कुल यही तरीका होगा, तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। क्या करोगे, प्लम्बर शोल्डर से PbSO4 नहीं बना के SnO2 बनाओगे, SnO2 का मास दिया हुआ है उसमें SN निकाल लोगे, जो SN निकालोगे वो आपका 1 ग्राम आना चाहिए, फिर उस 1 ग्राम से परसेंटेज निकालोगे तो 33.33% आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो पहले। चलो देखो बच्चों आगे देखते हैं। तो प्लम्बर शोल्डर में आगे बोल रहा है कि जब सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया गया और प्रेसिपिटेट कराया गया, स्टैनिक एसिड मिला जो डिकम्पोज करके हमें 1.27 ग्राम SnO2 दे दिया। तो लिख दिया हमने डायरेक्ट SnO2 और इसका वजन दिया है 1.27 ग्राम। तो इस SnO2 में SN कितना होगा, वेट ऑफ SN इन SnO2 बराबर, तो कितना होगा बच्चों, SN कितना है 1 इंटू एटॉमिक मास SN का कितना 118.7 दिया हुआ है सवाल में, डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर मास, तो 118.7 जोड़ 32 इंटू जो इसका मास है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.27 ग्राम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 ग्राम के बराबर। 1 ग्राम आ गया। परसेंटेज पूछ रहा है प्लम्बर शोल्डर में, तो परसेंटेज ऑफ SN इन प्लम्बर शोल्डर बराबर, तो जितना SN SnO2 में होगा वही SN इसमें भी होगा, यानी 3 ग्राम में 1 ग्राम SN है। तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ SN डिवाइडेड बाई वेट ऑफ प्लम्बर शोल्डर इंटू 100। SN का वेट आ गया 1, प्लम्बर शोल्डर है 3, इंटू कर दिया हमने 100, तो ये हो गया 33.33। हो गया, नोट कर लो। देखो बच्चों, अब ये देखो परसेंटेज प्योरिटी वाले सवाल को, है ना, रिएक्शन भी है इसमें। अब हम इसको देखो POAC से करते हैं कैसे होगा। तो रिएक्शन पहले लिखा जाए,
Fe2O3 प्लस कार्बन इज इक्वल टू Fe प्लस CO2। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच 80% प्योर आयरन, प्योर आयरन नहीं 80% प्योर आयरन। कहने का मतलब जो आयरन मिलेगा वो तो प्योर होगा। ऐसे सोचो, फैक्ट्री से आयरन आया और खान से आयरन निकला, है ना, कितना निकला 120 kg निकला, वो है हमारा 120 kg। लेकिन ये प्योर नहीं है, ये 90% ही प्योर है, तो हमने इसे लिख दिया 90% प्योर। तो इसको शुद्ध करके पहले Fe2O3 प्योर निकालोगे, उससे आयरन बनाओगे, आयरन बन गया प्योर वाला, फैक्ट्री में से आयरन बना लिए। लेकिन वो एकदम बिल्कुल शुद्ध आयरन तुम दुकान में नहीं भेजोगे। दुकान में जो आयरन जाएगा उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाया जाता है ताकि वो और कठोर हो जाए, चाहे उसका अलग अलग प्रॉपर्टी रहता है, बहुत तरह का आयरन होता है, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी फिर मिलाया भी जाता है। तो जो रिएक्शन से बनेगा वो तो प्योर बनेगा, 100% प्योर। लेकिन ये कह रहा है कि इम्प्योरिटी मिला के उसको 80% प्योर कर दिया। तो बताओ 80% प्योर आयरन कितना मिलेगा हमें। तो बैलेंसिंग वगैरह करोगे तो फिर इसमें कंफ्यूज करोगे तुम। तो एक काम करते हैं, सीधे पीओसी से कर लेते हैं, देखो कितना आराम से हो जाएगा। हमें जो आयरन मिलना है वो कितना मिलना है, W ग्राम मान लो, और वो कितना % प्योर होना चाहिए, वो होना चाहिए 80% प्योर। तो एक बात बताओ, ये हमारा शुरू का हुआ कंपाउंड, तो इसमें जितना आयरन होगा लास्ट में जो प्रोडक्ट आया उसमें भी उतना ही आयरन होगा POAC से। तो हम लिख सकते हैं POAC एट आयरन। तो क्या आ जाएगा, देखो तो 2 है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ आयरन। 2 इंटू, अब देखिए मोल्स से ही हमें Fe2O3 का, तो मोल्स कैसे आएगा, मास से, मास बटा मोलर मास। तो पहले मास निकाला जाए। तो मास कितना है 120 kg। तो तुम बोलोगे नहीं 120 kg नहीं है, 120 kg तो हमारा सैंपल है, उसमें तो 90% ही हमारा काम का कंपाउंड है ना, बाकी 10% तो इम्प्योरिटी है। तो हम लिखेंगे 120 kg, 120 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, ग्राम में आ गया, और इसका 90% निकाल लो, इसका 90% निकाल लिए। ऐसा करते ही Fe2O3 का मास आ गया। लेकिन Fe2O3 का हमें मोल चाहिए, तो मोल निकालने के लिए इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो इसका मोलर मास आ जाता है 160 के बराबर। ठीक है, फिर से समझाते हैं। 120 kg इम्प्योर सैंपल था, उसका 90% कर दिए तो प्योर आ गया हमारे पास, और प्योर मास आ गया तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लिए Fe2O3 का। ठीक है, इज इक्वल टू, यही काम इधर भी करो, 1 इंटू मोल आयरन का, तो मास बटा मोलर मास, मास कितना W ग्राम, तो ना W ग्राम तो इम्प्योर है, उसमें प्योर कितना है 80%। तो हम लिखेंगे W इंटू 80/100 डिवाइडेड बाई 56, है ना। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके यहाँ से W निकालोगे तो हमारा ग्राम में आंसर आ जाएगा। ग्राम में दिया हुआ है, अगर केजी में निकालना होता है ना, अगर केजी में निकालना होता तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 94.5 kg आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो जो एक सवाल करते हैं मिक्सचर का, बोल रहा है 39 ग्राम ऑफ एन अलवाई, अलवाई बोलते हैं मिक्सचर को, मेटल का जो मिक्सचर होता है उसी को अलवाई बोलते हैं, ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। कहने का मतलब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर है जिसका वजन है 39 ग्राम। उसको जब गर्म किया गया HCl के साथ, तो क्या होगा, HCl से अगर रिएक्शन कराओगे तो एल्यूमिनियम प्लस HCl, क्या बोले थे अलग अलग रिएक्शन कराना, मैग्नीशियम प्लस HCl, और ये दिया हुआ कितना है, ये दे रखा है 39 ग्राम। और क्या बोले हैं, मोल एज्यूम कर लेना दोनों का, X मोल Y मोल। तो ये जब रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, तो बनेगा AlCl3, 3 क्लोरीन, यहाँ हमने 3 कर दिया, और 3 हाइड्रोजन आया, तो बैलेंस करोगे तो आ जाएगा 3/2H2। ठीक है, Mg जब Cl से करेगा तो MgCl2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, तो MgCl2 यहाँ हमने 2 लगा दिया, और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जब हम रिएक्शन कराएं तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन मिला। बिल्कुल सही है, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो इवॉल्व हुआ उसको जब कलेक्ट किया गया 0 डिग्री C पे, तो उसका वॉल्यूम आता है 44.8 लीटर, जब हम 1 atm प्रेशर लिए हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ मोल कितना होगा हाइड्रोजन का, तो 44.8 को हम डिवाइड कर देंगे 22.4 से, क्योंकि NTP दिया हुआ है, तो ये आ गया 2 मोल के बराबर। ठीक है, तो हमें 2 इक्वेशन लिखना है, तो एक इक्वेशन हमारा मास से आ जाएगा, तो एल्युमिनियम का मास कितना 27x, मैग्नीशियम का मास कितना 24y, इज इक्वल टू हो गया 39।
एक इक्वेशन हो गया, चाहो तो है ना 3 से इसको काट भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 13। दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो पहले हाइड्रोजन बना लो। तो ये है x मोल, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना आएगा 3x/2 मोल आएगा। ये हाइड्रोजन है, सॉरी ये है y मोल, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा y मोल ही, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का 1 है। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 3x/2 प्लस y मोल में आया, और हमें मोल ही दिया हुआ है, तो इसको बराबर कर देंगे 2 के इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके निकल जाएगा। सॉल्व करके x और y मान लो तुम निकाल लिए, मान लो कि आपने सॉल्व किया और x और y निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा आंसर दिया है परसेंटेज में, ठीक है। पूछ रहा है कंपोजिशन, परसेंटेज बाई मोल ऑफ एल्यूमिनियम बराबर क्या लिखोगे, बाई मोल निकालना है, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई टोटल मोल होगा, टोटल मास नहीं होगा, टोटल मोल होगा, इनटू 100 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना है x, टोटल मोल कितना x प्लस वाई, दोनों का मोल जोड़ देंगे, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो हम आंसर निकालना ही चाहें तो है ना, यू कैन ट्रायल से देखो, क्योंकि इक्वेशन हमारा आसान दिख रहा है, तो आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। 9 और 4 जोड़ोगे 13 आ जाएगा, और 3/2 में हाफ जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारा आना चाहिए 1 मोल और y आना चाहिए हाफ मोल। सेटिस्फाई करके देख लो, तुम लोग सॉल्व करके निकालना, मैथमेटिकली सॉल्व करके, हम भी वैसे ही निकाले हैं, लेकिन हम उसी को दिमाग में किए हैं। तो 1 यहाँ रखो, हाफ यहाँ रखो, देखो 2 आ रहा है जोड़ के, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ हाफ रखोगे, तो ये हमारा 13 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोल्स कितना है x, तो ऊपर में हमने लिख दिया, सॉरी ऊपर में हमने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस हाफ कितना 3/2 इंटू हो जाएगा 100, यानी कितना 2/3 इंटू 100 बराबर 66.67 हो गया। एल्यूमिनियम आ गया 66.67, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 33.33 हो जाएगा, नोट कर लो। देखो एक और आसान सा सवाल करते हैं मिक्सचर का। बोले डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर बाय मास ऑफ अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या क्या दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। वेट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का वेट दिया है 2 ग्राम। लॉस इन वेट ऑन हीटिंग, गर्म करने पे, तो बताए थे पिछले क्लास में, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, अल्कली मेटल का कार्बोनेट है, कुछ नहीं होगा, बस लिथियम कार्बोनेट टूटता है फर्स्ट ग्रुप में और कोई नहीं टूटता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को और गर्म करोगे तो ये टूट जाता है कार्बोनेट में, तो आ जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। वेट में जो लॉस आएगा, क्या सिखाए थे पिछले क्लास में, कि जो वेट लॉस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो H2O और CO2 दोनों के बाहर निकलने की वजह से होता है, दोनों का दोनों इवेपोरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो अब यहाँ जब एक ही रिएक्शन हो रहा है, पहला तो हो नहीं रहा है, तो तुमको फिर मिक्सचर में x और y मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसी को मान लो, और इसे हमने ले लिया x मोल, ठीक है। अगर ये x मोल है तो H2O कितना आएगा x/2 मोल, CO2 भी कितना आएगा, CO2 भी आ जाएगा x/2 मोल। वेट लॉस कितने का हुआ 0.11 ग्राम का, तो वेट निकालो जिसका लॉस हुआ, है ना, यही हमारा वेट लॉस है, जो कि कंटेनर से बाहर निकल गया गैस होने की वजह से। तो दोनों का वेट निकालो, H2O का वेट कितना x/2 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, और CO2 का निकालोगे तो x/2 को हम 44 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का मास जोड़ दो, कितने के बराबर आएगा 0.11 के बराबर आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमारा x निकल के चला आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने x निकाल लिया, तो मोल निकल गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज बाई मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बराबर मास इसका, तो मोल कितना है x इंटू 84 मास आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास कितना है 2 ग्राम, 2 से डिवाइड करो इंटू हो गया 100, आ गया आंसर। 100 में से घटा लेना, सोडियम कार्बोनेट भी आ जाएगा। ये सॉल्व होके 14.9 चाहे 15% के अप्रॉक्स में आना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। देखो आज हम लोग बहुत सारा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोकियोमेट्री का एक तरह से लास्ट क्लास है। अगले क्लास में स्टोकियोमेट्री ही रहेगा, लेकिन नया टॉपिक शुरू हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म का। तो जितना बढ़िया सवाल होता है, जो भी हम टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो भी है ना, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, वो सब हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत सारा सवाल देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, सैंपल है, मिक्सचर है CaCl2 और NaCl का। क्या क्या है बच्चों, CaCl2
और NaCl। वजन कितना है? 4.22 ग्राम। लिख दीजिए, इसका वजन है 4.22 ग्राम। बोल रहा है was treated to precipitate all calcium as CaCO3। इसका रिएक्शन कुछ ऐसे कराया गया कि जितना कैल्शियम है वो कन्वर्ट हो गया CaCO3 में। ठीक है, तो अगर सारा कैल्शियम कन्वर्ट होगा तो अगर ये x मोल है तो ये भी x मोल आएगा। कैल्शियम पे POC लगा दिए, यहाँ भी एक कैल्शियम, यहाँ भी एक कैल्शियम, तो ये अगर x मोल होगा तो ये भी x मोल होगा। आगे बोल रहा है कि विच वॉज देन हीटेड एंड क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड टू 0.959 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको गर्म किया, कर दो गर्म, तो गर्म करोगे तो आ जाएगा CaO प्लस CO2 गैस, और CaO कितना आया? 0.959 ग्राम। ठीक है, तो बताइए मास परसेंटेज कितना है CaCl2 का? तो कैसे करोगे ऐसे सवाल को? बहुत आसान है। CaO दे दिया, इसका मोल से CaCO3 का मोल आएगा, इसके मोल से x आ गया तो परसेंटेज आ गया, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा, तो एक ही रिएक्शन का सवाल हो गया। तो ये मिक्सचर का सवाल थोड़ा ना है, तो फर्जी है, ये तो सिंपल एक रिएक्शन का सवाल हुआ। ठीक है, तो किया जाए इसको 0.959 डिवाइडेड बाई CaO का मोलर मास 56 मोल आ गया हमारा। इससे अगर CaCO3 का मोल निकालोगे तो 1/1 इंटू 0.959 डिवाइडेड बाई 56 मोल आ जाएगा। तो ये हमारा x हो गया, x निकल गया, ये वाला x भी निकल गया क्योंकि दोनों सेम ही x है। तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज बाई मास ऑफ CaCl2 बराबर, तो इसका मास कितना होगा? मोल, इसका मोल कितना है? x की जगह ये वैल्यू पुट कर देना सॉल्व करके, x इंटू मोलर मास आ जाएगा 111 डिवाइडेड बाई टोटल मास दिया है मिक्सचर का 4.22 ही दिया है ना, इंटू 100 आ गया आंसर। खत्म, x का वैल्यू पुट कर देना है ना, नोट करो। देखो बच्चों, सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ाए थे आप लोगों को। अब देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन का कुछ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सवाल करा रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल भी। देखो इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्शन दिया है, A और Z मिलके B बनाया, और देखो B और C मिलके फिर से Z बना दिया। अब देखो होगा क्या, Z जो बना, हमारा जो शुरू का जो रिएक्शन है उसमें Z रिएक्टेंट भी है और वही Z प्रोडक्ट में भी है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो तुम A और Z लिए और A हमारा एक्सेस रिएजेंट है, समझना ध्यान से, अगर तुम A लिए और Z लिए और A हमारा एक्सेस रिएजेंट है, तो कुछ समय के बाद Z खत्म हो जाएगा। Z खत्म हो गया, जब तक Z खत्म नहीं हुआ तब तक B बनता रहेगा। B बन गया हमारा, जो B बना वो C से रिएक्शन करके फिर से Z और A बना दिया, तो Z बना। लेकिन जैसे ही Z बना वो बचे हुए A से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि A हमारा एक्सेस में था तो A तो बच गया था। तो जैसे ही यहाँ Z बनेगा, F तो बनेगा ही, साथ साथ Z भी बनेगा। तो बना हुआ Z वापस A से रिएक्शन करके फिर से B बनाएगा, फिर से B बना, फिर से B C से रिएक्शन किया, फिर कुछ और F बन गया। तो जो प्रोडक्ट हमारा F आएगा वो पहले स्टेप में भी आएगा, दूसरे स्टेप में भी आएगा, तब तक आता रहेगा जब तक कि A हमारा पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। क्योंकि Z यहाँ पे अगर लिमिटिंग हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि Z तो फिर से बन ही जाएगा, तो वो कभी लिमिटिंग हो ही नहीं सकता है। पहले स्टेप में लिमिटिंग होगा तो दूसरे में फिर बन जाएगा, फिर Z खत्म होगा, फिर बन जाएगा, फिर खत्म होगा, फिर बन जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि A पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। जैसे ही A पूरी तरह से खत्म हो गया, Z जो बना है वो आगे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सवाल को कैसे करें? क्या हम ऐसे ही करते रहें, लूप दौड़ाते रहें, और मान लो कि 100 बार ऐसा हुआ, टोटल 100 बार Z बना और A से रिएक्शन किया, तब तो बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक दिमाग लगाते हैं, एक बात बताओ, ठीक है, मिटाते हैं पहले इसको। A प्लस 2Z बराबर B और B प्लस C बराबर Z प्लस F। क्या सिखाएं इसमें आपको कि जो Z बना वो वापस रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करता रहेगा, बनेगा फिर रिएक्शन करेगा, बनेगा फिर रिएक्शन करेगा, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन को कुछ ऐसे ऐड करो कि हमारा इंटरमीडिएट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो इंटरमीडिएट कौन है? B है। अब दोनों को ऐड करो, देखो तो क्या होता है। अगर ऐड करोगे तो देखो एक चीज बताते हैं, जब भी दो रिएक्शन ऐड होता है तो जो ऑपोजिट साइड में है वो एक दूसरे से माइनस हो जाता है अगर सेम है तो, और जो सेम साइड में है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब A कहीं और A है क्या? लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में है क्या? नहीं है। तो A हमारा जस का तस नीचे आ गया, प्लस 2Z लेफ्ट साइड में, लेकिन एक Z तो राइट साइड में भी है,
तो राइट वाला जेड जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस जेड हो जाएगा, तो 2z में से माइनस जेड गया तो एक जेड बच गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका 2z और यहाँ 1z, कोफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 घटा 1 बचा, तो हमने यहाँ 1z लिख दिया। सी जस का तस आ गया। बी को नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि ये और बी और ये बी और ये बी कैंसिल होकर कट गया। ठीक है, आगे देखो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा। प्रोडक्ट में हमारा एफ आ जाएगा, है ना। बी तो कट ही चुका, जेड हम माइनस ही कर दिए। अब देखो तो ए हमारा कितना दिया है 5 मोल, तो ए को लिख दो 5 मोल। जेड कितना दिया है, जेड दिया है 6 मोल। क्या बोले थे हम? तुम बोलोगे कि आपने जेड को क्यों नहीं काटा यहाँ पे 2 से गुना करके? क्योंकि हमारा लॉजिक क्या था, जेड तो हमेशा बनेगा, जेड बनेगा वापस ए से रिएक्शन करेगा, बनेगा वापस करेगा, वापस करेगा। कब तक? जब तक कि ए पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और जब ए पूरी तरह से खत्म होगा तो जेड थोड़े ना खत्म होगा, जेड तो थोड़ा सा बच जाएगा। यही कारण है कि हम जेड को कैंसिल नहीं किए, हम इंटरमीडिएट को कैंसिल किए हैं, इंटरमीडिएट जो हमारा है। ठीक है, अब देखो सी कितना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सी, यानी कि सी हमारा एक्सेस में है, उसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिटिंग निकालो, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1, तो 5 हमारा छोटा है तो ये हमारा लिमिटिंग हो जाएगा, और ये लिमिटिंग हो गया तो ये खत्म होकर 0 हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 6 में से 5 गया तो 1 मोल बचा, और ये बनेगा कितना, तो ए के बेसिस बना दो 1/1 × 5, ये हो जाएगा 5 मोल। ठीक है, हो गया, समझ गए इस तरह का सवाल? तो एक बार है ना खुद से भी इसको कर लेना। एक और ऐसा ही खतरनाक सवाल दिखाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का, नोट कर लो। देखो बच्चों ये सवाल ये भी उसी तरह का है। देखो पहला रिएक्शन है 2COF2 F2 से रिएक्शन करके 2COF3 दिया, CH2 हॉल N, ये N नीचे है, ये नीचे N हमारा सबस्क्रिप्ट में नीचे है ना। 4N COF3 से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दिया। तो देखो तो जो COF2 यहाँ पे बनेगा COF2, वो COF2 रिएक्टेंट में भी है, तो जो भी फ्लोरीन बचा होगा उससे वापस रिएक्शन करके फिर से प्रोडक्ट बना देगा। नीचे लिख भी दिया है कि जो COF3 है, ये COF3 वो रीजेनरेट हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है बाय द रिएक्शन। ये जो COF2 बना, COF2 वो फ्लोरीन से रिएक्शन करके COF3 दे रहा है। तो देखो झूठ मूठ का लिख दिया है, ये रिएक्शन ध्यान से देखो, ये पहला वाला रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को दोबारा लिखा, तो तुमको पता ही है। तो पहले इस वाले रिएक्शन से ये वाला रिएक्शन हुआ, फिर ये वाले रिएक्शन से वापस यहाँ पे चला गया, और ये लूप की तरह चेन में गोल 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 घूमते रहेगा, और हर लूप में CF2N हमारा जो है बनता जाएगा, है ना। एक बार लूप कैरी हुआ तो ये बना, फिर एक बार लूप कैरी हुआ और बना, फिर एक बार लूप कैरी हुआ और थोड़ा सा बना, सब ऐड होकर हमारा प्रोडक्ट देता है। तो इसमें हम क्या आपको सिखाए हैं, दोनों रिएक्शन को जोड़ो और रिएक्शन को जोड़ के इंटरमीडिएट को कैंसिल कर दो। तो जोड़ा जाए 2COF2 प्लस F2 इज इक्वल टू 2COF3। सेकेंड रिएक्शन क्या है बच्चों, CH2 हॉल N। थोड़ा बहुत दिमाग इसमें तुम लोगों का घूम जाएगा, लेकिन गिव अप मत करना, मेहनत करते रहना, करते करते कमांड हो ही जाएगा। और हमेशा याद रखना इन सब पे कमांड हो गया तो जो नॉर्मल एग्जाम में पूछता है वो तुमको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो ये सब ब्रेकर है, जो ब्रेकर होता है ना, रोड में जो ब्रेकर होता है, तुम पढ़ रहे हो तो रास्ते में ब्रेकर मिला, बहुत बड़ा बड़ा ब्रेकर मिलेगा, तो बहुत सारा बच्चा जो रहेगा उसको देख के गिव अप कर लेगा, वो बोलेगा कि साइड से निकल जाते हैं। तो जो बच्चा साइड से निकला उसको तो ब्रेकर पार करना आया ही नहीं, है ना। और ब्रेकर को पार करने में जितना भी मुश्किल हो, एक बार पार कर गए तो फिर तुमको उससे कभी भी डर जीवन में नहीं लगेगा, है ना। तो ये वही ब्रेकर है बड़ा सा। ये सब ब्रेकर अगर क्रॉस कर गए तो फिर छोटा मोटा ब्रेकर को तुम ऐसे ही पार कर जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। CF2 हॉल N प्लस क्या दिया है 2NHF प्लस क्या 4NCOF2, ये हो गया, है ना। हो गया बच्चों। करेक्ट, कैलकुलेट किलोग्राम ऑफ फ्लोरीन, हमसे फ्लोरीन पूछ रहा है, आर कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ फ्लोरोकार्बन CF2 हॉल N। ठीक है, फ्लोरीन पूछ रहा है और कह रहा है कि 1 kg फ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस अगर होगा, ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 kg, तो बताइए फ्लोरीन हम कितना इस्तेमाल किए होंगे। तो सबसे पहले तो रिएक्शन को जोड़ दो, क्योंकि सीधे सीक्वेंस से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बन रहा है COF2 वो वापस कंज्यूम भी हो रहा है। तो जब ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट और यहाँ 4N है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 2N से। जैसे 2N से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जैसे 2N से मल्टीप्लाई करोगे, एक बात देखो बच्चों, 2N × 2 4N, तो ये 4N ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, सेम सेम आ गया। एक और चीज़ देखो, जब 2N से गुना किए तो यहाँ 2 है तो ये भी 4N हो गया, और देखो यहाँ भी 4N है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी कैंसिल हो गया एक दूसरे से।
ठीक है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर गंदा दिखेगा, तुम कैंसिल कर लेना, ऐसे काट देना है ना, ऐसे 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 काट देना, फिर इसको भी ऐसे और ऐसे काट देना। ठीक है, ऐड करके लिखा जाए तो ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा, 2n इंटू F2 लिख दिया हमने, 2n F2 प्लस, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना CH2 होल n इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया, इसे लिख दो आप CF2 होल n और ये है 1 kg प्लस 2n HF और ये कैंसिल हो गया। बैलेंसिंग चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ये दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ये भी हमारा बैलेंस्ड ही होगा। ठीक है, चेक करना चाहो तो कर लेना। अब देखो हमें ये निकालना है, फ्लोरीन हमें निकालना है, तो बस पुराना हमारा जो मोल का तरीका था उसे निकाल देंगे। 1 kg का मतलब क्या, 1000 ग्राम, मोल निकालो, यहाँ से क्या आएगा, तो 1000 को मोलर मास से डिवाइड करो। मोलर मास कितना है, फ्लोरीन का 19 होता है, तो 19 इंटू 2 38, 38 में 12 जोड़ दो तो 50 आ गया, लेकिन ये n बार आया है तो हम डिवाइड कर देंगे 50n से, मोल आ गया इसका। इसके मोल से फ्लोरीन का मोल बताओ कितना आएगा, इसका कोफिशिएंट कितना, 2n डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1000 बाई 50n मोल आ गया। ठीक है, तो फ्लोरीन का मास कितना होगा, मास ही पूछ रहा है ना, हाँ मास पूछ रहा है, केजी ऑफ फ्लोरीन पूछ रहा है, तो इसका मास हो जाएगा, एक काम करते हैं, फर्स्ट मिटा देते हैं, है ना, मास ऑफ फ्लोरीन बराबर मोल इंटू मोलर मास। तो देखो तो मोल कितना है बच्चों, n से n कट गया, 2 से 50 कट गया 25 बार में, और 25 से 1000 कट गया 4 बार में, तो ये 40 मोल आ गया। तो मास निकालोगे तो 40 इंटू 38 ग्राम आ गया, यानी 1520 ग्राम। केजी में बदलोगे तो 1.52 kg आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर, हाँ आंसर आया है 1.52, ये झूठ मूठ का आगे में 0 लगा दिया है, 1.52 आ गया। ठीक है बच्चों, हो गया, नोट कर लो। एक बार ट्राई भी कर लो खुद से करने का, इसको पक्के से अभी के अभी तुरंत इसको पॉज करके ट्राई करो, होता है कि नहीं होता है। और देखते हैं बच्चों इस तरह का सवाल कैसे करेंगे, जब तुम्हारा रिएक्शन तो होगा लेकिन रिएक्शन में अननोन मेटल दिया रहा है। ठीक है, तो थकना नहीं, लगे रहना, बस अब 2-3 सवाल और है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, मेटल ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है M2O3, लिख दिया हमने M2O3। M2O3 को रिड्यूस कराया गया किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। करा दो रिएक्शन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या दिया, फ्री मेटल M लिख दिया हमने, फ्री मेटल हो गया, और साथ में क्या दिया, वाटर दिया, तो वाटर को हमने H2O लिख दिया। सही है, आगे बोल रहा है कि 0.1596 ग्राम मेटल ऑक्साइड, ये दिया है 0.1596 ग्राम, रिक्वायर्ड 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया है 6 मिलीग्राम, यानी कितना, 6 इंटू 10⁻³ ग्राम होगा, इतने का जरूरत पड़ता है। तो बताइए एटॉमिक वेट मेटल का क्या है, तो ये कैसे करें, POAC लगा नहीं सकते हैं क्योंकि जो जानकारी जिन दोनों के बारे में जानकारी दिया है उसमें मेटल तो है ही नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो तुमको रिएक्शन को बैलेंस करके करना होगा। तो बैलेंस करके कैसे करेंगे रिएक्शन को, ठीक है, तो चलो बैलेंस करके किया जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना आ गया, 6, तो यहाँ भी 3 से कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, और मेटल 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर दो, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब क्या करें, यहाँ से मोल निकालो, तो 0.1596 डिवाइडेड बाई, है ना, इसका मोलर मास कितना होगा, तो M का एटॉमिक वेट X मान लो, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M बराबर X, तो मास बटा मोलर मास कर दो, तो कितना हो गया, 2x 16 इंटू 3 यानी कि 48 मोल आ गया। और इसके मोल से हाइड्रोजन का मोल निकाल लो, तो हाइड्रोजन का मोल कोफिशिएंट कितना, 3, इसका कोफिशिएंट कितना, 1 इंटू यहाँ से कितना आ रहा है, 0.1596 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 48 मोल, किसका मोल आ गया, हाइड्रोजन का, इससे हमने निकाल दिया, लेकिन हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, तो इस मास से जो मोल आएगा वो भी उतना ही होगा, तो कितना लिखें, 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 मोल। बस इक्वेशन हमारा आ गया, यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक निकल के आ जाएगा, कितने के बराबर, 55.8 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हो गया, नोट कर लो।
देखो बच्चों ये पढ़ा जाए, बोल रहा है कि एन अनआइडेंटिफाइड बाईवैलेंट मेटल एम रिएक्ट्स विथ एन अनआइडेंटिफाइड हैलोजन एक्स। हैलोजन जानते हो बच्चों? हैलोजन बोलते हैं सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबों को हैलोजन बोलते हैं। इनका वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इनका वैलेंसी 1 होता है। और मेटल का वैलेंसी कितना है? बाई वैलेंट, यानी कि 2 है। तो अगर हम मेटल को लिखे m और हैलोजन को लिखे x, हैलोजन का वैलेंसी कितना? 1, मेटल का वैलेंसी 2, है ना। इसका वैलेंसी हो गया 2 और इसका हो गया 1। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? m, इसका वैलेंसी इधर, इसका वैलेंसी उधर, तो mx2 बन जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ये हमारा mx2 जो है ना, वो जब इसको गर्म करते हैं, कि इसे रिएक्शन नहीं कर रहा, सिंपली इसको हम गर्म कर दिए, तो गर्म किए तो क्या मिला? mx मिला, बना दो mx, प्लस साथ में क्या मिला? हैलोजन गैस। तो हैलोजन गैस क्या होता है? F2Cl2 Br2। तो अगर x माने हैं हैलोजन को, तो गैस हमारा X2 आएगा। ठीक है, बस रिएक्शन लिख दिया, तुम्हारा काम हो गया। सवाल में कह रहा है कि जो हैलोजन आया है वो 56 ml आया है। ये हैलोजन गैस आया और ये आया 56 ml, कितने पे? 180 m 273 केल्विन पे। तो मोल कितना हो जाएगा बच्चों? 56 बाई 22,400 NTP दिया है, तो ये आ गया 1/400 मोल आ गया। और क्या बोल रहा है? 1.12 ग्राम, है ना, ये जो हमारा कंपाउंड था इसका 1.12 ग्राम को गर्म किया गया। तो गर्म करने से 0.72 ग्राम mx आया, mx हो गया 0.72 ग्राम। तो एक बात बताओ, किसी भी रिएक्शन में मास तो कंजर्व होता है, तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही टोटल प्रोडक्ट का मास होगा। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये 1.12 ग्राम आया और ये 0.72 ग्राम आया, तो अगर ये 1.12 है तो प्रोडक्ट भी रहेगा 1.12 ग्राम टोटल। और अगर 1.12 में से 0.72 को माइनस कर दे तो हमारा x2 निकल के चला आएगा। तो देखो, तो x2 कितना आ रहा है? 1.12 माइनस 0.72, तो ये 0.40 ग्राम आ रहा है, 0.40 ग्राम। अगर हमारा x2 0.40 ग्राम आ गया और हमें इसका मोल भी पता है, तो क्या मोलर मास निकल जाएगा? मोल बराबर मास बटा मोलर मास, यानी मोलर मास बराबर मास बटा मोल। मोलर मास बराबर मास डिवाइडेड बाय मोल। मास कितना है? 1/400 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, आई थिंक हम उल्टा लिख दिए, है ना। मास है 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 1/400, ये ऊपर जाएगा 1600 आएगा, और 1 दशमलव है तो 160 आ जाएगा। मोलर मास 160 आ गया। तो हमको पता चल गया, वैसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हमको पता चल गया कि x2 का मोलर मास ऑफ x2 160 है। तो x2 अगर 160 है तो x का एटॉमिक मास 80 होगा क्या? यानी ये ब्रोमीन होगा, है ना। लेकिन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। x का एटॉमिक वेट हमारा निकल गया, x का एटॉमिक वेट 80 है। ठीक है, अब देखो ये दोनों, इन दोनों पे आप चाहो तो POAC लगा दो, चाहे सिंपली जो पहले हम किया करते थे उसके सहारे भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो POAC से ही करते हैं। तो इन दोनों, देखो मेटल और कहीं नहीं है, तो हम लगा रहे हैं POAC एट M। POAC से नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, POAC से नहीं करते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आज नया नया सीखे हो, पुराना नॉलेज नहीं कर देते हैं। रिएक्शन पे कर रहे हैं तो रिएक्शन से ही कर देते हैं। तो एक बात बता, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 1.12 डिवाइडेड बाई मेटल का है, मान लो M मान लिए, तो M प्लस x2, और x2 कितना? 160 मोल आ गया। ठीक है, इसका मोल कितना होगा? 0.72 डिवाइडेड बाई mx, तो मेटल का M मान लो और x कितना? 80, इतना मोल हो गया। और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इससे जब इस पे जाओगे तो 1/1 से गुना होगा। तो हमारा ये जो मोल है इसमें अगर 1/1 से गुना करें तो ये तो वही का वही रह जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों का मोल जो है वो सेम हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 1.12 डिवाइडेड बाई m प्लस 160 इज इक्वल टू, चाहे इसे इसका निकालो तो कोफिशिएंट कितना? 1/1 आ गया। तो ये बराबर किसके? 0.72 डिवाइडेड बाई m प्लस 80। यहाँ से सॉल्व करोगे बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 63.5 के अप्रॉक्स आएगा। तो बोल रहा है कि मेटल कौन सा है, तो 63.5 जो मोलर मास होता है वो कॉपर का होता है ना। कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 होता है, यानी ये हमारा कॉपर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? नोट करो।
तो बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है। एक एक सवाल एकदम गोल्डन गोल्डन सवाल है, सबको अलग से कॉपी पे बढ़िया से नोट करोगे और तब तक इसको रिवाइज करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे और बार बार इसको देखते रहोगे तब तक जब तक कि तुमको अच्छे से इन पे कमांड ना हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा रिएक्शन वाला सारा पार्ट खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, है ना, जो कि सॉल्यूशन से कुछ रिलेटेड होता है। उसी में हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।